हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे इसमें वित्त आयोग, यानी कि वित्त आयोग जो हमारा आर्टिकल 280 में दे रखा है। जो हमारी कल की क्लास थी, हमने उसमें देखा था केंद्र राज्य संबंध, यानी वित्तीय वाला। ठीक है, तो हमने उसमें आर्टिकल 279 तक हमने देख लिया था। आज हम इसमें करेंगे आर्टिकल 280 को। ठीक है, इसमें हम वित्त आयोग देखेंगे कि वित्त आयोग की संरचना किस तरीके से होती है, वित्त आयोग का गठन जो किस प्रकार से होता है और वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके आगे के आर्टिकल्स भी जो है हम इसको पूरी तरीके से भाग 12 को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास के साथ साथ ही नोट्स को बनाते हुए चलना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे यह आ जाता है हमारा इसमें वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग हमारा इसमें आ जाता है कि आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 280 में हमारा वित्त आयोग का गठन दे रखा है। ठीक है, 280 में हमारा यह है कि एक हमारा जो है देश के अंदर एक वित्त आयोग होगा। ये वित्त आयोग हमारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा है। ठीक है, जो हमारा राज्य का वित्त आयोग होता है वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, आर्टिकल 243 आई के अंदर वो हमारा राज्य का वित्त आयोग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो केंद्र सरकार का वित्त आयोग होता है, ये आर्टिकल हमारा 280 के अंतर्गत है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दे रखा है कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यानी जो हमारा वित्त आयोग होगा इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इस आयोग के अंदर जो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे एक अध्यक्ष को, और अध्यक्ष के साथ में उसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य नियुक्त होंगे। ठीक है, इसमें हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 280 का सेकंड में ही आ जाता है हमारा जो हमारा अध्यक्ष होगा और उसके सदस्यों की योग्यता। यानी कि जो इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा हमारा और उस अध्यक्ष की जो सदस्य होंगे उसके साथ में उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 280 का सेकंड पार्ट इसमें कहता है। ठीक है, इसी में ही हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है इसके अंदर की इनकी योग्यताओं एवं चयन की नीति से संबंधित कानून संसद बनाएगी। यानी जो हमारे ये अध्यक्ष, जो हमारे वित्त आयोग का अध्यक्ष और जो इसके सदस्य होंगे, इनकी जो योग्यताएं और जो चयन की नीति होगी उससे संबंधित जो कानून होगा वो हमारी देश की संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे देश की संसद ने 1951 में बनाया था। ठीक है, वित्त आयोग विविध उपवन अधिनियम 1951। ठीक है, ये संसद ने कानून बनाया था 1951। इसी कानून के द्वारा जो है ये इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसी में देखेंगे हमारा जो अध्यक्ष होता है इसकी जो है क्या क्या योग्यता इसमें दे रखी है, जिसे लोक कार्यों का अनुभव हो। जो अध्यक्ष होगा इसका, उसे जो लोक कार्यों का जो अनुभव होना चाहिए। यानी कि लोक कार्यों का मतलब जो है जो समाज के अंदर, ठीक है, बातें वगैरह होती हैं उनका उसको अनुभव होना चाहिए। और जो हमारा है संविधान के बारे में, ठीक है, उसको जो है वित्त से संबंधित जो उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसी में हमारा इसके सदस्य हो जाते हैं, सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो इसके सदस्य होंगे उसमें उन सदस्यों की योग्यताएं जो होंगी वो हाई कोर्ट का पहले तो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसमें कि सरकार के वित्त और लेखों का उसको जो ज्ञान हो, मतलब जो चयन हो। यानी कि उसमें जो है जो सरकार के वित्त और जो लेख होंगे उसका जो है चयन करने के लिए उसमें जो है योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसी में हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि वित्तीय मामलों तथा प्रशासनिक का अनुभव होना चाहिए। जो हमारे सदस्य होंगे उसको जो वित्तीय मामलों, ये हमारा तथ्य नहीं होगा, ये होगा हमारा तथा। ठीक है, उसको जो है वित्तीय मामलों और प्रशासनिक का जो है अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वो एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। अर्थशास्त्र में जो है उसकी जो है अनुभव, विशिष्ट जो अनुभव उसको जो है होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अगला हमारा इसमें आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 280 का 3। दोस्तों, इसमें जो है हम जो हमारा दे रखा है ना कि आर्टिकल 280 में हमारा वित्त आयोग हो जाता, लेकिन हम इसमें जो है इसके जो हमारे सब आर्टिकल हैं 280 में, उन सब आर्टिकल्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि हम इसमें देखेंगे पूरा जो वित्त आयोग है बिल्कुल विस्तार से इसमें हम वित्त आयोग को लेकर के चलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 280 के 3 में हमारा यह है कि वित्त आयोग के जो हमारे वित्त आयोग का कार्य है ना, ठीक है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये इसमें हमारे इसके जो कार्य इसमें दिए गए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये दे रखा है केंद्र व राज्यों के मध्य जो पैसों का बंटवारा। जो वित्त आयोग को गठन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो इसके कार्य होंगे ये केंद्र और राज्यों के मध्य पैसों का बंटवारा होता है ना, ठीक है, उनको करने का कार्य जो हमारा वित्त आयोग करता है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट हमारा ये होता है राज्य व राज्य के मध्य जो पैसों का बंटवारा होता है ये भी वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट ये अगला जो आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 280 का 4, इसमें ये कहता है कि वित्त आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया। यानी कि वित्त आयोग जो कार्य करेगा ये किस प्रकार से अपने कार्य करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 280 का 4 इसमें कहता है। ठीक, इसी में ही आगे देखेंगे हमारा इसके कार्य देख लेंगे हम क्या क्या कार्य की जो प्रक्रिया होती है। इसकी कार्यों के लिए संसद कानून बनाएगी। जो हमारा ये वित्त आयोग होगा इस वित्त आयोग के जो कार्य होंगे उन कार्यों के लिए जो है संसद कानून बनाएगी क्या, यानी कि इसको जो क्या क्या कार्य करने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में सिविल न्यायालयों की शक्ति दी गई है। जो हमारे सिविल न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको पीछे जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उनमें पढ़ा करके आ चुका हूँ।
जो हमारी सिविल न्यायालयों की जो शक्तियाँ दी गई हैं ये हमारे वित्त आयोग को दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि अपने काम करने की प्रक्रिया ये स्वयं बनाएगी। जो हमारा ये वित्त आयोग होगा, ये जो इसके काम होंगे, जो इन काम करने की प्रक्रिया जो होगी, ये जो है वित्त आयोग हमारा खुद बना करके इसको लेकर के चलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा इसमें आर्टिकल 281 आ जाता है। ये हमारा 200 आर्टिकल जो 80 है, इसको दोस्तों मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको बताया है। ठीक है, यानी कि इससे बाहर आप अगर कर लेंगे तो जो हमारा वित्त आयोग है, इससे बाहर भी एक आपको जो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें हमारा आर्टिकल 281 आ जाता है। आर्टिकल 281 में है कि हमारा राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है। जो हमारा वित्त आयोग होता है, इसका गठन प्रत्येक 5 साल के अंदर होता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो इसकी रिपोर्ट होती है, और इसकी रिपोर्ट को जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। जो इसकी रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष रखवाएगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, और जो इसका गठन होगा वो 5 साल में इसका गठन होता है। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे हम। इसके में अगले पॉइंट हमें ये दे रखे हैं कि राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिशों और संविधान के प्रावधानों के तहत संघ और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण पर कार्रवाई के बारे में संसद को रिपोर्ट देनी होती है। जो हमारा वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं और संविधान के प्रावधानों के तहत राज्यों, संघ और राज्यों के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है ना, तो उसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, सही है, वो संसद को रिपोर्ट देनी होती है। वित्त आयोग जो है, ये वित्त आयोग जो रिपोर्ट देगा अपनी, राष्ट्रपति के द्वारा अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, इसी में अगला हमारा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति को जो सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण भी देना होता है। यानी कि जो सिफारिशें होती हैं, इन पर जो कार्रवाई होती है, ठीक है, तो इनका स्पष्टीकरण राष्ट्रपति को देना होता है, यानी कि किस तरीके से कार्रवाई चली है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट हमारा यह है कि वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य होती है। जो वित्त आयोग की हमारी सिफारिश है, यानी वित्त आयोग जो अपनी सिफारिशें देगा, ठीक है, ये सिफारिशें जो है सरकार के ऊपर मतलब बाध्यकारी नहीं होंगी। यानी कि जो इसने सिफारिशें दी, ऐसा नहीं है कि जो सिफारिशें वित्त आयोग ने हमें दे दी, सरकार इनको मानेगी ही। ठीक है, 100% ये बाध्य नहीं होती, उसके बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन सरकार इन्हें मानने के लिए जो बाध्य होती है। लेकिन इसमें यह होता है कि जो मतलब वित्त आयोग ने सिफारिशें दी अपनी, सरकार मानने के लिए तो बाध्य होगी, लेकिन जो शक्तियां होती हैं, जो सिफारिशें होती हैं, वो बाध्यकारी उस पर नहीं होती है। ठीक है, इसी में अगला हमारा पॉइंट है। अगले पॉइंट में दे रखा है कि सरकार के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं, सरकार इनको जो है अस्वीकार नहीं कर सकती, जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में मैंने बताया था। ठीक है, और अगर वह अस्वीकार करती है तो उसको जो है कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, और कारण ये अपना लिखित रूप में बताएगा कि किस कारण से ये इसको मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि किसी सिफारिश को खारिज करने के पीछे का कारण सदन में बताना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई सिफारिश है, ठीक है, उसको ये अस्वीकार करना है, मतलब खारिज करना है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको, तो उसके पीछे का इन्हें कारण बताना होगा कि तुम इसको जो है अस्वीकार क्यों कर रहे हो। ठीक है, और वो कारण भी जो है इनको लिखित रूप में बताना होता है। ठीक, इसी में अगला पॉइंट देखेंगे हम। वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। यानी कि जो वित्त आयोग अपनी जो सिफारिशें देगा, वो एक सलाहकार मतलब एक सलाह के रूप में जो है दी जाती है। ठीक है, लेकिन सरकार के लिए इन्हें स्वीकार करना आमतौर पर जरूरी हो जाता है। लेकिन सरकार को जो है स्वीकार करना, जो सरकार जो है इनको मतलब हर हाल में जो इनको स्वीकार करना सरकार को हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो मतलब जो सिफारिश देगा हमारा वित्त आयोग, ये एक सलाह के रूप में देगा, और जो सलाह होगी ये हमारी सरकार को मानना है, मतलब जो है स्वीकार, मतलब इसको स्वीकार करना सरकार के लिए हो जाता है कि भाई हाँ ये इसको स्वीकार करेंगे। अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो इसको जो है एक ठोस कारण बताना होगा कि इस कारण के मतलब इस कारण के पीछे इसलिए इसको जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे। आगे हमारा आर्टिकल 282 इसमें आ जाता है। आर्टिकल 282 हमारा ये कहता है कि संघ या राज्य अपने राजस्व से किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकता है। जो हमारा संघ या राज्य है, ये अपने राजस्व से, जो इनका राजस्व होता है, हमारा संचित निधि होती है हमारी, राज्य की अपनी संचित निधि जो अपनी अलग बना सकते हैं राज्य, ठीक है, और हमारे संघ सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी संचित निधि हमारी अलग होती है। तो वो किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, मतलब जो है दान दे सकते हैं। यानी कि जैसे हमारी बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, या कोई महामारी हो, या फिर कोई स्कीम चलानी हो, उसके लिए दान ये दे सकते हैं। ठीक है, इसी में हमारा अगला पॉइंट ये दे रखा है कि आर्टिकल 282 में यह अनुदान संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में भी नहीं होंगे। यानी कि जो दान हमारा दिया जाएगा, ये दान जो होगा ये संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा जो हमारे कानून बनाए जाते हैं, ये उन कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो एक तरीके से दान के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट हमारा यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस तरह के अनुदान दे सकते हैं। यानी कि केंद्र भी इस तरीके का दान दे सकता है स्कीम में, किसी भी स्कीम प्रोजेक्ट वगैरह में, ठीक है, और योजनाओं वगैरह में, और राज्य भी अपना अलग अलग इसमें जो दोनों दे सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा इसमें यह आ जाता है कि अगला पॉइंट हमारा इसमें कहता है कि इन अनुदानों को
विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है। इसका मतलब है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि ये इसके विवेक पर निर्भर करता है कि यह मतलब इसकी इच्छानुसार करता है कि अगर ये दान दे भी सकता है और दान नहीं भी दे सकता, ये उसके ऊपर बाध्य नहीं है कि भाई तुमको दान देना ही है हर हाल में, ठीक है। ये इसके विवेक पर निर्भर करता है कि हाँ भाई दान दे भी सकता है और ये नहीं भी दे सकता, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट हमारा है, इन अनुदानों का मकसद योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद करना और राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी बनाना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, जो हमारी राष्ट्रीय योजनाएं चलती हैं और हमारे प्रत्येक राज्य अपनी अपनी अलग योजनाएं चलाते हैं, ठीक है। तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए और राज्यों को आर्थिक मदद देने के लिए जो है ये दान दिया जाता है, ठीक है। इसी में देखेंगे हमारा अगला पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि योजना आयोग की सिफारिशों पर केंद्र राज्यों को विवेकाधीन अनुदान दे सकते हैं। मान लो कोई हमारी योजना है, योजना आयोग हमारा बनाया गया है, ठीक है। योजना आयोग ने इसमें जो है मान लो सिफारिशें की केंद्र सरकार से, ठीक है, कि भाई इस राज्य को इतना जो है अनुदान दे दो आप, जिससे कि इसका जो है ये योजना पूरी हो जाए, ठीक है। तो जो केंद्र के जो हमारे जो केंद्र के ऊपर, केंद्र के मतलब जो है विवेक पर निर्भर करता है कि ये इसमें जो कितना दान देगा। इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि मान लो इन्होंने फिक्स हमारा रख दिया कोई तुमको जो है 10,000 करोड़ रुपए देने, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। ये उसके स्वयं मतलब जो विवेक पर निर्भर करता है वो कितना भी उसमें दे सकता है, ये उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 283। आर्टिकल 283 में हमारा ये दे रखा है, इसमें आर्टिकल 283 में इसमें ये कहता है कि आर्टिकल 283 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, ठीक है, तथा सार्वजनिक खातों में जमा धन आदि की अभिरक्षा, यानी कि जो हमारी आकस्मिकता निधि है और जो हमारी सार्वजनिक खाते जो हमारे होते हैं, ठीक है, और हमारी संचित निधि होती है, ठीक है, जो हमारी उसमें जमा धन होता है हमारा, तो उसकी अभिरक्षा यानी कि उसकी रक्षा जो है हमारी राज्य की होगी तो उसकी रक्षा जो राज्य करेगा हमारा, और जो केंद्र की होगी हमारी तो उसकी रक्षा जो है केंद्र करेगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 283 इसी से ही संबंधित है, ठीक। इसी में देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 284। आर्टिकल 284 में हमारा ये कहा गया है कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बादी की जमा राशि और अन्य धनराशि की अभिरक्षा, यानी कि जो हमारे लोक सेवकों हैं और जो न्यायालयों के द्वारा कोई बादी की जो राशि हमारी धन मतलब जमा राशि को हम जो मतलब मान लो कोई आदमी पकड़ा गया, ठीक है, उसके पास जो काला धन था, ठीक है, उसको काले धन को उसको पकड़ लिया, ठीक है, और हमारे मान लो उसको जो है किसी अधिकारी वगैरह ने पकड़ा, ठीक है, या फिर उसको जो है किसी न्यायालय के द्वारा कोर्ट केस में उसको लेकर के आया गया, तो उसके से जो प्राप्त हमारा धन होता है, काला धन होता है, तो उस धन की जो धनराशि जो होती है ना हमारी, तो उसको जो जमा किया जाता है तो उसकी रक्षा भी हमारा अगर राज्य के द्वारा पकड़ा गया तो उसकी रक्षा राज्य करेगा, और अगर केंद्र के द्वारा पकड़ा गया तो उसकी रक्षा जो है केंद्र सरकार हमारी करेगी। ये उसी के बारे में हमारा आर्टिकल 284 बताता है, ठीक है। इसी में ही हम देखेंगे अगला आ जाता है हमारा अगला पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि संघ या राज्य के मामलों से संबंधित कार्य करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी और किसी न्यायालय द्वारा प्राप्त धन को संघ या राज्य सरकारों के खातों में जमा किया जाएगा। यानी कि जो हमारा काला धन पकड़ा गया था, अगर राज्य के द्वारा पकड़ा गया है तो उसको राज्य की सरकार के खातों में जमा किया जाएगा, अगर उसको केंद्र सरकार के द्वारा पकड़ा गया है तो उसको केंद्र सरकार के खातों में जमा किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं भी मतलब जो अधिकारी उसको जब्त कर ले, ठीक है, उसे सरकार के अंडर में दिया जाएगा। इसी में अगला पॉइंट हमारा यह है, इस प्रावधान में संघ या राज्य सरकारों द्वारा जुटाए गए राजस्व और सार्वजनिक धन शामिल नहीं होते। यानी कि जो ये इस प्रावधान के अंदर जो संघ और राज्य सरकार द्वारा जो जुटाया गया राजस्व होता है हमारा और जो सार्वजनिक धन होता है वो उसमें शामिल नहीं होता। ये सिर्फ उसी बादी का धन होता है जो उससे मतलब जो उससे एकत्र किया जाता है उसी को इसमें जमा किया जाता है सरकार के अंडर में, ठीक है। इसी में देखेंगे आर्टिकल हमारा इसमें 285 आ जाता है। आर्टिकल 285 हमारा इसमें ये कहता है कि संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट, यानी कि जो हमारी संघ की संपत्ति है मतलब जो केंद्र सरकार की हमारी संपत्ति है, सरकारी संपत्तियां हैं, उनको जो है मतलब जो उनको जो है कर से छूट दी गई है, उन पर जो है कोई टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता है। जैसे कि हम मान लो, जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि उसमें जो हमारा जैसे जो हमारी खेत खलिहानों की भूमि होती है उन पर कोई हमारा टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और जो हम जिस घर में वगैरह रहते हैं हमें तो उसमें हमको जो है हाउस टैक्स देना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे दे रखा है कि जो सरकारी भूमि है उस पर जो है कोई भी मतलब उस पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और वो जो है टैक्स फ्री होती हैं। यह हमारा आर्टिकल 285 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 286 आ जाता है। आर्टिकल 286 हमारा ये कहता है कि माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध। जो हमारी माल की बिक्री होती है वो खरीद होती है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर ये राज्य सरकार के द्वारा हो, तो इस पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध लगाए गए। ये आर्टिकल हमारा 286 बताता है इसमें। तो इसी में हम देखेंगे इसके कुछ पॉइंट हमारे आगे, इसको थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। इसमें जो राज्यों को किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर लगाने के लिए कानून बनाने से रोकता है। यानी कि
राज्य को ये हमारा रोकता है कि ये कोई माल का क्रय विक्रय अगर हो रहा है तो उस पर कर लगाने से कानून जो है हमारा ये राज्य सरकार जो है उस पर कानून नहीं बना सकती। ये आर्टिकल 286 के तहत जो है इन पर प्रतिबंध लगाता है। जहाँ ऐसा क्रय या विक्रय राज्य के बाहर होता है या भारत के राज्य क्षेत्र के माल में आयात या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के जो है दौरान होता है। मान लो कोई हमारा आयात है, ठीक है, भारत ने आयात करा किसी दूसरे देश से, ठीक है, तो उस पर जो हमारा राज्य सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है, या फिर आयात करा या निर्यात करा, ठीक है, किसी विदेशी मतलब जो है किसी दूसरी मतलब किसी दूसरे देश से, तो भारत जो हमारा राज्य होगा तो राज्य जो उस पर जो मतलब किसी राज्य की सीमा से कराएगा ना, तो उसमें जो है कोई भी राज्य हमारा टैक्स नहीं लगाएगा। ये हमारा आर्टिकल 286 इसमें कहता है। इसी में देखेंगे आगे हमारा आर्टिकल 287 आ जाता है, ठीक है। 287 में हमारा ये कहा है कि बिजली पर करों से छूट का प्रावधान, जो मतलब बिजली हमारे जो बिजली पर जो कर लगाए जाते हैं उससे जो छूट का प्रावधान है आर्टिकल 287। जैसे हमारे सरकारी फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, उसमें जो बिजली जाती है तो वहाँ पर जो उन बिजलियों पर कर लगाया जाता है, तो उसमें जो है इससे छूट दी गई है कि जो हमारे सरकारी प्लांट वगैरह होते हैं तो उनमें जो बिजली लगती है तो उसमें जो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 287 इसके अंतर्गत कहता है, ठीक है। इसी में हम देखेंगे, इसमें पॉइंट हमारे ये दे रखे हैं कि सरकार को राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों से किसी भी संपत्ति, सामान या सेवाओं को छूट देने का अधिकार है, ठीक है। जो हमारा सरकार को राज्य सरकारों द्वारा जो लगाए गए हमारे कर होते हैं, ठीक है, किसी संपत्ति पर उन्होंने कर लगाए, ठीक है, या फिर सामान पर लगाए या सेवाओं को छूट देने का जो अधिकार है, मतलब जो है जो हमारा राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार के अगर कार्य चल रहे हैं तो उन पर जो है हमारा राज्य सरकार जो है कर नहीं लगाएगी, सही है। इसमें बिजली को राज्य करों से छूट देने का प्रावधान भी शामिल है, ठीक है। इस प्रावधान का मकसद बिजली को एक जरूरी सेवा बनाकर सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ रखना है। जो हमारी बिजली होती है, ठीक है, बिजली जो है सभी ये हमारा सार्वजनिक मतलब जो है एक बिजली जो है एक सार्वजनिक है, ठीक है, ये सभी को इसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा वितरित की जाती है, तो ये हर राज्य में दी जाती है। तो जो है इसमें यह दिया गया आर्टिकल हमारा, इस आर्टिकल के अंदर कि इसमें जो है कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और ये ऐसे ही बिना करके दी जाएगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बिजली वितरित कर दी और वितरित करने के बाद में राज्य सरकार इस पर कोई टैक्स लगा रही है, इससे जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल इसमें आया था आर्टिकल 288। आर्टिकल 288 हमारा ये कहता है कि कुछ मामलों में जल या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान, ठीक है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जल या फिर बिजली के संबंध में जो है राज्य हमारा जो है उसमें जो है मतलब कर लगा सकता है कुछ मामलों में, ठीक है। तो हम उन मामलों को देखें किन मामलों में जो है ये हमारा राज्य उनमें जो है कर मतलब टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट ये है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जल या बिजली कर लगा सकता है या कर लगाने का अधिकार रखता है। यानी कुछ मामले हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमारा राज्य का विधानमंडल है उसमें जो है कानून बना करके जल या फिर बिजली कर पर जो उसमें जो है कर लगा सकता है, ठीक है, या फिर वो उसको लगाने का अधिकार रखता है। ये हमारा राज्य के पास इसमें जो अधिकार होता है आर्टिकल 288 के तहत, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है हमारा कि किसी ऐसे विधि का असर तब तक नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए। यानी कि हमारा मान लो जो किसी राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया, ठीक है, जो बिजली या फिर जल से संबंधित है और उस पर जो उसने टैक्स लगा दिया, तो जो मतलब वो पारित जब तक पारित नहीं होगा जब तक उसमें जो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ले ली जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्य के विधानमंडल ने उसको पारित कर दिया और पारित होने के बाद में जो उस पर टैक्स लगा दिया, वो तभी जो विधेयक हमारा जो वो अधिनियम जब बनेगा, जो कानून बन करके तैयार होगा, वो हमारा तभी तैयार होगा जब वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है। अगर राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी तो वो हमारा उस पर जो कर लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसी में देखेंगे आगे हमारा अगला आर्टिकल आया था आर्टिकल 289 यानी 289। इसमें यह कहा गया आर्टिकल हमारा 289 में किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघीय कराधान से छूट, मतलब जो हमारी किसी राज्य की संपत्ति होती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की संपत्ति है हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैसा हमारा ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल जो हमारे राज्य की सरकारी संपत्ति है, राज्य के अंदर है, तो इसमें जो है जो इससे आने वाली आय होगी और जो इस पर संपत्ति पर जो होगी, तो इसमें जो मतलब जो इस पर कर लगाया जाएगा उस संपत्ति से, मतलब जो कर आता है जो पर्यटन, उसके पर्यटन से जो कर आएगा, तो उस पर्यटन से जो उसको जो आने वाला कर होगा उस मतलब जो उस पर उससे जो आय आएगी ना, मतलब जो पर्यटन आने के बाद वहाँ से थोड़ा पैसा आया, पैसे पर मतलब जो आय आई तो वहाँ पर उसमें जो टैक्स नहीं लगेगा उस पर, वो टैक्स फ्री होगी, ठीक है, संघ के द्वारा उस पर जो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 289 इसमें कहता है। आगे देखेंगे इसी में हमारा आर्टिकल 292 इसमें आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 292 इसमें कहता है कि भारत सरकार की कुछ शर्तों के
साथ आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के धन उधार लेने का अधिकार है। यानी कि भारत सरकार को इसमें जो कुछ शर्तें हैं कि हमारा जो है इसमें कुछ आंतरिक धन भी ले सकते हैं, राज्य हमारा जो है केंद्र सरकार से इसमें धन ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा किसी अन्य संस्था से भी उसमें जो है हमारा राज्य, मान लो किसी राज्य को कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना हो, ठीक है, तो हमारा जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उधार लेने का अधिकार भी इनको दिया गया है। लेकिन जो उधार वगैरह लेते हैं ये हमारा केंद्र सरकार की अनुमति, मतलब संघ की अनुमति लेने के बाद में ही राज्य हमारा किसी बाहरी संस्था से जो है धन उधार लेता है, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 292 कहता है। इसी में ही आगे देखेंगे अगला हमारा इसमें जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि सरकार संसद की मंजूरी से भारत की संचित निधि या किसी दूसरी संपत्ति की सुरक्षा पर पैसा उधार ले सकती है। जो हमारी सरकार है वो, जैसे अभी मैंने बताया आपको, वो संसद की मंजूरी से भारत की संचित निधि से भी पैसा उधार ले सकती है। तो उसमें जो है पहले जो है उसको जो है संसद की मंजूरी लेनी होगी, ठीक है, अगर भारत की संचित निधि से पैसा लेना चाहता है वो, ठीक है, कोई सा भी राज्य। और अगर वो भारत की संपत्ति से पैसा नहीं, जो हमारी भारत की संचित निधि है उससे पैसा नहीं लेना चाहता है, किसी दूसरी, मतलब जो किसी बाहरी संस्था से पैसा लेना चाहता है, वो इसलिए पैसा लेना चाहता है कि कोई उसको जो प्रोजेक्ट तैयार करना हो या फिर जो उसकी सरकारी संपत्ति किसी राज्य की उसकी सुरक्षा के लिए, तो उसका जो पैसा उधार ले सकती है। लेकिन वो जब ऐसा करेगी संसद की मंजूरी के बिना ऐसा उसको नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे, इसी में आगे हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 293। आर्टिकल 293 में हमारा ये कहा गया है कि राज्यों द्वारा उधार लेने के संबंध में, यानी कि जो राज्यों के द्वारा उधार पैसा लिया जाता है उसके संबंध में आर्टिकल हमारा 293 में कहता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी में दोस्तों हम जो है अपनी क्लास को करते हैं, ठीक है। इसमें अब पूरी क्लास में दोस्तों आपको कोई फालतू बात नहीं मिलेगी, सिर्फ आप कंटेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। और आप जो है इस क्लास को जो है किसी भी एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी एग्जाम्स में पॉलिटी पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं इसको। जो है आप RO, UPPC, एस्पिरी, UPSI, बाकी किसी भी एग्जाम्स के लिए आप इसको क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप जो है अगर जो भाई बहन स्टार्टिंग से इस क्लास को देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि जो है इसमें किस लेवल का आपको कंटेंट मिल रहा है। बाकी जितने हमने चैप्टर कर रखे हैं उन चैप्टर्स की थ्योरी आप पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर के जो आप क्वेश्चंस लगा लेना, उससे आपको लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में ही हमारा, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 293 है इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये पॉइंट ये दे रखा है कि संसद द्वारा तय सीमा के अंदर भारत के भीतर या बाहर से उधार ले सकता है। यानी कि इसमें जो संसद जो है एक सीमा तय कर देती है कि तुम इस सीमा के अंदर जो है भारत के अंदर भी तुम उधार ले सकते हो। यानी कि राज्य से उधार ले सकता है, यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से उधार ले सकता है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से उधार ले सकता है। और या फिर भारत के बाहर भी तुम इसमें उधार ले सकते हो। लेकिन एक संसद जो है एक समय सीमा तय कर देती है कि इतने समय सीमा के अंदर तुमको उधार लेना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ठीक है, UNO वगैरह से, इनसे जो होता है ना उधार ले सकते हैं, ठीक है। इसी में हमारा अगला पॉइंट ये है कि भारत सरकार किसी राज्य को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए गारंटी दे सकती है। मान लो जो है किसी राज्य को पैसा चाहिए, ठीक है, उसने जो है भारत सरकार से पैसा उधार ले लिया, तो भारत सरकार ने उसको जो पैसा उधार दे दिया, ये उसके पास अधिकार है कि ये इसको पैसा उधार दे सकती है, ठीक है। या फिर उसको जो है मान लो भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, किसी राज्य को पैसा चाहिए और हमारे भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, तो उसको जो है पैसा किसी दूसरे राज्य से, मतलब जो है किसी बाहरी संस्था से, इंटरनेशनल संस्था से जो उसको जो पैसा लेना हो, तो पैसा लेने के लिए तो हमारी जो भारत सरकार होगी उसको जो है वो राज्य की गारंटी ले सकती है, भाई हाँ कि भाई मैं इसका गारंटर हूँ, तुम इसको पैसा दे दो, अगर ये कोई भी इसमें फॉल्ट होगा तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। मतलब जो भारत सरकार है उसमें जो है वो उसका गारंटर बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। आगे देखेंगे इसी में अगला पॉइंट हमारा इसमें ये कह देता है कि राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता। यानी कि जब तक हमारी भारत सरकार की सहमति नहीं होगी इसमें राज्य हमारा जो है कोई भी ऋण नहीं ले सकता किसी भी बाहरी कंपनी से। इसमें जो है पहले उसको भारत सरकार की जो है सहमति लेनी होती है, ठीक है। अगर उस पर भारत सरकार या फिर उसकी पूर्ववर्ती सरकार कोई ऋण या गारंटी बकाया है, यानी कि उसका मान लो उसने जो पहले ऋण ले रखा है और उस पर जो दोबारा ऋण वो उस पर लेना चाहता है, तो उसमें जो पहले उसको भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी दोबारा ऋण लेने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में अगला पॉइंट हमारा, राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से, ठीक है, काउंटर गारंटी के बिना विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकती। यानी जो हमारी राज्य सरकार है वो स्वतंत्र रूप से, मतलब जो हमारी काउंटर गारंटी का मतलब ये है कि हमारी जो काउंटर गारंटी जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी संघीय सरकार है, उसकी सहमति के बिना, और तो विदेशी स्रोत हैं जैसे कि हमारी विदेशी संस्थाएं वगैरह हुई, उनसे ऋण नहीं ले सकती, ठीक है, हमारी राज्य सरकार, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ऋण नहीं लेगी बिना उसकी सहमति के, ठीक है। दोस्तों इसमें मैंने जो आपका संविधान का हमारा भाग 12 था, ठीक है, इसमें हमने भाग 12 को बिल्कुल पूर्ण रूप से देख लिया है,
ठीक है। पूर्ण रूप से मतलब ये है कि हमने जो है इसमें बिल्कुल एक एक आर्टिकल करें, जो भी हमारी स्टार्टिंग से इसमें क्लास में जुड़े हुए हैं, हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया था इसके अंदर। और दोस्तों आज हम इसमें जो है आर्टिकल 293 तक हमने इसमें पूरा कर लिया, यानी संविधान के हम 12 भागों को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे हम आगे भाग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे क्लास के नोट्स हैं, क्लास को जो आप साथ साथ जो है क्लास के साथ साथ ही आप नोट्स को बनाते हुए चलना, जिससे कि वैकेंसी आने तक आप जो है अच्छे से अपनी पूरी थ्योरी जो है कवर कर लें। थ्योरी कवर करने के बाद में जो है दोस्तों हम जो है इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट हम जो उसमें ये करेंगे, जो हमारे पीसीएस प्री के क्वेश्चंस हैं और जो यूपीएसआई के हमारे पिछले ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए, सभी को हम इसमें जो है कवर करते हुए चलेंगे। हाँ, एक बार हम थ्योरी पूरी कर लें और जो हमारे अधिनियम वगैरह है ना, ठीक है, जैसे रासुका हो गया, पोस्को एक्ट हो गया, मोटर वाहन अधिनियम हो गया, ठीक है, इनको भी हम बीच बीच में करते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले आपकी क्लास दी थी राज्यों का पुनर्गठन, उसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लास को लेकर के चलना, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आप जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा देते हैं तो दोस्तों इसमें जो है मैथ और हिंदी और रीजनिंग की क्लास भी यूपीएसआई से रिलेटेड बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। बस हमसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों जो है अपने दोस्तों को सजेशन देना कि हाँ भाई अगर किसी को पॉलिटी पढ़नी हो फ्री में बिल्कुल डीप तरीके से, तो दोस्तों उनको सजेस्ट कर दिया करो आप कि हाँ भाई थ्योरी वहाँ से पढ़ लो आप, ठीक है। इससे जो है आपको कोई पैड कोर्स लेने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि आप मार्केट में देख रहे होंगे कि 2-3 हज़ार रुपए में आपको जो है पैड कोर्स मिल रहे हैं, और उन पैड कोर्स का और हमारे इस कंटेंट को मिला करके देख लेना, आपको अंतर स्वतः ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।